आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़रार खोड़ो। हम सब तीनों साहिब औलाद हैं और हमारा एक मुशाहिदा है कि जब छोटा बच्चा घर में, उस पर बाज़ वक़्त अटेंशन नहीं मिलती, उसे तवज्जो नहीं मिलती, तो फिर वो खिलौने फेंकना शुरू कर देता है, बर्तन बजाना शुरू कर देता है और फिर सबकी तवज्जो अचानक उसकी तरफ हो जाती और वो सेटिस्फाई हो जाता है, फिर खेलना लगता है। ये हम सब के घरों में होता है। बिल्कुल। मेरे दोस्त थे मरहूम हनीफ बिल्लू साहब, उनकी रोज़ाना अखबार में एक कॉलमी ख़बर ज़रूर छपती थी कि आज उन्होंने ये किया, आज उन्होंने ये किया। एक दिन कोई इवेंट नहीं था, कोई ख़बर नहीं था, तो एक तस्वीर छपी, एक मालबरदार ट्रक, उस पर एक फट्टा लगा हुआ है और नीचे कैप्शन था कि मुमताज़ समाजी कारकुन हनीफ बिल्लू थरपार कर जाने वाले इमदादी ट्रक के फट्टे का मायना करते हुए। तस्वीर छप गई, कैप्शन भी लग गया, उनका काम पूरा हो गया। मेरे एक दोस्त अदीब हैं, नाम नहीं लूँगा, वो एक महफिल में गए, मुशायरे में गए, किसी ने कोई उनके हिसाब से तवज्जो नहीं दी, वो सिगरेट पीते रहे, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर उन्होंने दूसरी सिगरेट निकाली और एक हाथ में एक सिगरेट, दूसरे हाथ में दूसरी सिगरेट, पहले यूँ पी फिर यूँ पी, सबकी तवज्जो उनकी तरफ हो गई, उनका काम पूरा हो गया। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं करते, बच्चे नहीं करते, हम लोग नहीं करते, सियासी जमातें भी इसी उसूल पे चलती हैं। कोई इशू हो तो चलो कि एक बात है, इशू ना भी हो तो इशू क्रिएट कर लिया जाता है ताकि सबकी तवज्जो, सबकी नज़रें उनकी तरफ हो जाएं। इस लंबी तमहीद का मकसद ये है कि आज कौमी असम्बली में एक गुफ्तगू हुई, बहुत दिलचस्प किस्म की डिबेट हुई। अब मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब, हम उन्हें बचपन से जानते हैं, बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, सीज़न्ड सियासतदान हैं। आज उन्होंने एक नई दुरफुंतनी निकाल ली कि अफ़गानिस्तान से जो ताल्लुक़ात ताज़ा तरीन बिगाड़ पैदा हुआ है, उसकी महर्रिक दरअसल हिना रब्बानी खर वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा हैं, जिन्होंने हालिया दिनों में, पिछले दिनों में काबुल का दौरा किया और उसकी वजह से ताल्लुक़ात इस नहज पे पहुँच गए। मैं शायद इंसाफ नहीं कर पा रहा, आप उन्हीं के अल्फाज उन्हीं सुनिए और फिर देखिए कि उसका रद्द अमल क्या होता है। हिना रब्बानी खर कल वज़ीर ममलिकत नहीं बनी है, हमने कभी एतराज़ नहीं किया। मेरे कहने का मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव है, इनके दरमियान इस्लाह के लिए एक फ़र्द का वहाँ जाना, और वो भी खातून, अब भी मैं कहता हूँ ये मुनासिब नहीं था। चाहिए तो ये था वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर ममलिकत अपने साथ यहाँ उलमा और उस इलाक़े के जो मुंतखब मेंबरान हैं, जमशुदा अज़ला जिसको हम साबिक़ा क़बाइल कहते हैं, वहाँ के अराकीन को साथ शामिल करके एक वफ़द लेके जाते और वहाँ उनसे हुकूमत अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करते और उस मुज़ाकरात के नतीजे में अमन व अमान वहाँ आना चाहिए था। लेकिन वो वहाँ गई, ठीक है, चलो चली गई, लेकिन हुआ क्या? कुछ हुआ? वही दहशतगर्दी है। उनकी बात को किसने माना? क्या असरात छोड़ के आ गई? यही असरात छोड़ के आ गई कि कल हमारे 6 बंदे शहीद हो गए चवन बॉर्डर पर। यही असरात है कि हमारे दीगर बॉर्डरों में भी हमले हो रहे हैं। यही असरात है। मुझे डराए नहीं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं एक अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। चतराली साहब, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं डरता नहीं हूँ। बात में तुम क्या चीज हो? वाइंड अप करें चतराली साहब। बैठो, चतराली साहब, मैं बात करूंगा। मैं इंसान हूँ, मैं अपने बाप का बेटा हूँ, अपने बाप का बेटा हूँ, मैं अपने बाप का बेटा हूँ। जनाब स्पीकर, हम खवातीन का एहतराम करते हैं, खवातीन का एहतराम करते हैं, लेकिन खवातीन भी अपने हुदूद में रहें, हुदूद से तजावुज न करें। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अगर इनकी दिल आजारी हुई है, चलो मैं अपने अल्फाज वापस जी जी, चित्राली साहब ने अगर वो कह रहे हैं कि अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो हम मजरत ख्वाह हैं जी। ये कल वाक़या हुआ। इसमें हम, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में करके पहले खवातीन जो अरकान पार्लियामान हैं जी, उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वक्त ही वक्त है। चलाइए जनाब। डेप्यूटी स्पीकर साहब, हमें फ़ख्र है अपनी
वज़ीर ख़ारजा जो वज़ीर मुमलिकत हैं, हमें उनके तमाम एफ़र्ट्स पर फ़ख्र है। और जब वो अफ़गानिस्तान गई तो शायद हमारे ये ऑनरेबल मेंबर मीडिया पर उन खबरों को देख नहीं सके। पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया में इस बात को सराहा गया कि पाकिस्तान ने अपनी खातून वज़ीर ख़ारजा को अफ़गानिस्तान भेजा है, जहां तालिबान है, जहां औरतों को हुकूक नहीं मिलते। वहां पाकिस्तान बताता है कि औरतों के क्या हुकूक होने चाहिए। तो मैं समझती हूं कि इस तरह के बयान अगर आइंदा भी इस फ्लोर पर आए तो जिस तरह मैंने आज मजम्मत की है, मैं दोबारा मजम्मत करूंगी और पूरा हाउस मजम्मत करेगा। इनफ इज इनफ। आप अगर कहेंगे कि ख़वातीन को नहीं भेज सकते, या हिना रबानी खर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स और ख़ारजा वज़ीर रह भी चुकी हैं, उनका रिकॉर्ड बिल्कुल सब मानते हैं और पाकिस्तान की ख़वातीन ने मुल्क का नाम हर वक्त रोशन किया है। माफ़ कीजिएगा। दूसरी बात यह है जी कि जहाँ तक अगर आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस था दूसरों का तो ख़वातीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये बात ख़त्म हो गई है सारी दुनिया में, कौन खातून है कौन मर्द है उनका अब शनाख्त इस बात से नहीं होता, उनके परफॉर्मेंस और उनके मेरिट से होता है। ये तरीका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ये रहेगा। और इस हुकूमत का भी मैं ये फ़ख्र से कहूँगी कि आवर women are excelling internationally and will continue to do so. That includes very much हिना रबानी खर। Thank you very much। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस तरह की बजाय होना ये चाहिए कि इस ऐवान में बैठा हुआ हर शख्स जो मेल कम्युनिटी है उनको हमें इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि हम नुमाइंदा हैं 50% आबादी का पाकिस्तान की। और अगर हिना रबानी खर साहिबा ने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है। और अभी कुछ अर्सा पहले पिछले महीने मैं ख़ुद OIC की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में गई थी और मैं ज़रूर इस ऐवान में रिकॉर्ड पे बताना चाहती हूँ कि उसमें 48 कंट्रीज़ के जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी उसमें वाहिद पाकिस्तान की मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी जो खातून थी। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, ये हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ये खातून और मर्द हजरात का मामला नहीं है, ये कॉम्पिटेंसी के ऊपर और अपनी कमिटमेंट के ऊपर और जिस तरह इंसान मुल्क की तरक्की के लिए काम करता है उसके लिए आप सबको हमें इनकरेज करना चाहिए। और इस तरह का जो तासुर है वो दुनिया में गलत जाता है कि पाकिस्तान के ऐवान से ऐसी बात जाए। अफ़गानिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वज़ीर ख़ारजा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रबानी खर साहिबा, मुझे उस दिन आई गॉट इमोशनल जिस दिन हिना रबानी खर साहिबा उस टेबल पे बैठी थी जिसमें तालिबान के साथ बैठकर वो अफ़गान हुकूमत के साथ बैठकर वो मुज़ाकरात कर रही थी। तो मेरे ख्याल में हम सबको इस बात पर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। जी भाई। हाँ अच्छा यार, एक सेकंड के लिए मैं मौलाना साहब के लॉजिक को मान लेता हूँ। अच्छा थोड़ा सा लॉजिक दोहराना भी होगा कि लॉजिक था क्या। लॉजिक ये था, अगर मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ, कि ये वहाँ गई और कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि उसके एक दिन बाद ही शायद या 2 दिन बाद ये जो अभी चमन पर जो हमला हुआ है, 1 हफ्ते बाद या जो भी, ठीक है, और के दहशतगर्दी भी ख़त्म नहीं हुई। और उनका ये कहना था कि बहुत बेहतर होता कि उलेमा का एक वफ्द जाता या अपने साथ उलेमा ले जाती। अच्छा ये भी तो हुआ है ना यार। अच्छा हाँ, मतलब जुलाई 2022 में इसी साल मुफ्ती तकी उस्मानी और क्या एक वक्त गया था और उनका एक मैंडेट ये था कि उन्होंने अपने अफगान तालिबान से बात करनी और दूसरा मैंडेट था कि अपने तरीके तालिबान पाकिस्तान से बात करनी है। और उस वक्त जो रिपोर्टिंग हो रही थी कि जी बड़े ब्रेक थ्रू हुआ है, अब डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन ओके तो कुछ नहीं हुआ ना। तो अगर वो लॉजिक लेना है तो वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन वो एक अलग बात है। अगेन बात तो आती है सारी कॉम्पिटेंसी की। नहीं, कॉम्पिटेंसी की बात नहीं, आपने सिर्फ एक मिसाल दी है ना उलमा के वफ्द की। जी नवंबर से ये मुज़ाकरा शुरू हुए थे, काबुल वाले सालिसी करवा रहे थे। 3 बार उलमा और जो मिशरान और कबायली अमादीन हैं उनके 3 वफूद गए। बदले में क्या मिला कि TTP ने एक तरफा जो जंगबंदी थी वो भी ख़त्म कर दी और बॉर्डर पे आपको देखा है जो फेंस को लेके आए दिन, और फिर बालाकंड में जो एक्टिविटीज़ हुई। अच्छा ये अभी की बात नहीं, 9/11 जब हुआ है
तो उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी सरकर्दा उलमा थे, कोई 8-10, सबको परवेज़ मुशर्रफ ने कंधार भेजा था मुल्ला उमर को ये समझाने के लिए कि भाई उसामा बिन यार कुछ तो लचक पैदा करो। ठीक है, उन्होंने ज़ाहिर है कि कहा कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, तो उलमा का वह भी नाकाम हो गया। मसलन उसमें वो असातिज़ा भी शामिल थे जिन्होंने बाज़ तालिबान जो क़यादत के आला लोग थे उनको पढ़ाया था, वो भी थे, लेकिन नहीं माना। तो ये वाकई ये है कि बदले में फिर क्या मिला, तालिबान की हुकूमत गई, फिर अमेरिका डायरेक्ट आया, और अब जब अमेरिका चला गया है और तालिबान दोबारा आ गए हैं तो उलमा की कहाँ सुनी उन्होंने। हाँ, अच्छा देखें, अगेन ये जो उलमा की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल असल मकसद इनका ये नहीं है। असल मकसद अटेंशन नहीं, अटेंशन तो है ही है, लेकिन अगेन ना कि यार ये जो ख़वातीन हैं, हाँ ये यार मेरे साथ भी बैठी हुई हैं पार्लियामेंट में, शोर भी मचाती हैं, आवाज़ भी उठाती हैं, क्यों? कोई हक नहीं है, क्योंकि जब बात करते हैं ना कि अपने हदूद में रहें। अच्छा, हदूद का फिर बीच में उन्होंने ये भी कहा, जो हमने दिखाया नहीं, कि मरियम औरंगज़ेब ठीक है वज़ीर इत्तलात हैं, हम उन्हें मानते हैं, लेकिन यह कि वहाँ हसास इलाका है, वहाँ औरत की क़यादत में क्यों वफ़द गया, उनकी दलील ये थी बेसिकली। अब हसासियत से क्या मुराद है, हमने एक सिंबॉलिकली नेशनल नैरेटिव बग़ैर कुछ कहे उन तक पहुँचा दिया कि भाई आप अपनी ख़वातीन के साथ जो भी करें, आपके जो शरीयत की तशरीह है उसकी रोशनी में, लेकिन हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वो लीड करती हैं। और फिर ज़ाहिर है कि फिर मुझे वही याद आ जाती है पुरानी दलील के, जी किस का नाम ना लें, फातिमा जिन्ना का नाम ना लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ना लें, कुलसूम नवाज़ जो है बहुत है। नहीं, लेकिन देखिए अल्टीमेटली बात वही हुई ना, हम जब ये बात करते हैं ना हदूद में रहें, हदूद का तयन भी खुद ही करेंगे। अच्छा, और वो हदूद भी बदलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी उस वक्त की क्या ज़रूरत है। अच्छा, जो अब ये मानता हूँ कि ये जमात इस्लामी का शायद ऑब्वियसली पार्टी का मौक़िफ़ शायद नहीं है, या अगर है तो बता दें, लेकिन पिछले कई हफ्तों से आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के जो इश्यूज़ का चुनाव है ना, वो बड़ा लाजवाब है। अच्छा, पहले ट्रांसजेंडर बिल पर, फिर जॉयलैंड के ऊपर शोर मचाना। ये सिर्फ 2-3 दिन पहले की बात है कि लंडी कोतल में पहली ख़वातीन के एक बाइसिकल क्लब बन रहा था ना, वो जो समर साहिबा है, माउंटेनियर हाइकर, वो कर रही थी। अच्छा, उसके खिलाफ भी मुजाहरा। अल्फाज हमेशा वही इस्तेमाल किए जाते हैं कि जी ये फहाशी है, हाँ, और खातून को घर में ही रहना चाहिए। अच्छा, अगेन अच्छा, सिर्फ जमात नहीं, बन्नू में हाँ 1.5 महीने पहले एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, किसके खिलाफ, कि जी शहर में लेडीज़ पार्क क्यों बन रहा है। मतलब उसमें सिर्फ लेडीज़ को दाखिले की इजाज़त होनी थी कि भाई वो घरों से किस देर के लिए अगर खुली फ़ज़ा में आ जाएं माहौल में, उस पर लंबा जुलूस निकाल दिया। किसने निकाला? JUIF ने। तो ये वो नई बात नहीं है। अगर हम सिर्फ ये देखें ना कि ये कहाँ से आ रहे हैं, चित्राल का इलाका जो बॉर्डर करता है अफ़गानिस्तान के साथ, और बड़ी दिलचस्पी बात है कि हमारे यहाँ जो नेशनल असम्बली की जो हल्के के जो नंबर्स हैं उसमें इनका है NA1, मतलब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। ज़ाहिर है कि एक जहनीत की अक्कासी कर रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक हमारे बड़े इलाकों में ये बिलीफ है, मौजूद है, जिसको इन्होंने आर्टिकुलेट किया। मुझे इसमें सिल्वर लाइनिंग ये नज़र आती है कि जो रिएक्शन आया हमारी तीनों पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, और इंक्रीजिंगली अब आने लगा है, जब इस तरह की बात होती है, जब ये जेंडर बेस्ड क्रिटिसिज्म होता है पार्लियामेंट के अंदर। पहले भी हमने बात की, कौन कौन नहीं कर चुका, हजार मिसालें हैं कि जब आप अपोनेंट को हिट करना होता है तो उसकी अगर आप जिन्स की वजह से उसको करेंगे, तो मेरे लिए तो ये है कि ये जो सारा मकालमा हुआ जो हमने चलाया भी अभी, आखिर में उन्होंने कहा कि जी अगर दिल आज़ारी हुई है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, जो कि इस चीज़ को दिखाता है कि ये जो रिएक्शन आता है उसको किसी लेवल पे कुछ लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो जितना इन्होंने जितनी इन्होंने बातें की, कई लिहाज से ऊट पटांग बातें की, आखिर में अगर उनको एहसास हो गया कि मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, तो दैट इज़ स्लाइट स्टेप फॉरवर्ड। इट इज़ अ स्लाइट स्टेप फॉरवर्ड। अब अच्छा, अब एक चीज़ मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर हदूद की बात होती है, देखिए सबको हदूद में रहना चाहिए, बिलखसूस मर्द हज़रात को, ठीक है, क्योंकि सारा फंडा तो हम ही डालते हैं ना यार। लेकिन ये जो हदूद है ना, और ये ज़्यादा एक कल्चरल इशू है, ये एक मजहबी इशू कम है, क्योंकि अगर आप मतलब ज़ाहिर मौलाना साहब में से बहुत बेहतर इस्लाम की तारीख को जानते हैं,
लेकिन ज़रूर उन्होंने खौला बिन्त अल-अज़वर का नाम सुना होगा, ठीक है। आप ज़रार बिन अल-अज़वर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन थी और बाकायदा जंगों में शिरकत की है। इनफैक्ट बैटल ऑफ यरमुक जो मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेट मिलिट्री विक्ट्रीज है, उसमें भी उन्होंने शिरकत की है। अच्छा, वहाँ जाके आप कैसे आप हदूद तय करोगे? हॉर्स राइडिंग ठीक है उस वक्त, हॉर्स राइडिंग आप, लेकिन साइकिल राइडिंग फौजियों के सर कलम कर रही हैं, अपने भाई को रेस्क्यू करने की कोशिश की है। बल्कि एक दफा वो लड़ रही थी और किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो किसी ने कहा कि ये लड़ने के अंदाज से तो ये खालिद बिन वलीद लगती है, लेकिन खालिद बिन वलीद तुम्हें साथ खड़े हुए हैं तो अब पता नहीं कौन है, बाद में पता लगा। और ये एक मिसाल है, इस तरह की आपको हजारों मिसालें मिलेंगी। तो ये ज्यादा इस्लाम या दीन के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ये वहाँ के कल्चर के साथ इनका ताल्लुक है। कल्चर का भी एक मखसूस सोच। दीर का जो इलाका है उसमें ख़वातीन बहुत ही कम ऐसा होता है कि वोट डाल पाएँ। अच्छा, इस पे सबका कंसेंसस हो जाता है, तहरीक इंसाफ का, ANP का, जमात इस्लामी का, जमीयत उलमा इस्लाम का, कि जी इस हल्के में ख़वातीन को वोट नहीं डालने देना। यही पार्टियाँ जब लाहौर, कराची और बड़े शहरों में कैंपेन करती हैं तो वो घरों से ख़वातीन को वर्कर्स भेज के उन्हें कहती हैं कि प्लीज़ पोलिंग स्टेशंस पहुँचें। तो ये तो हम हर इलेक्शन में देखते हैं। ऐसा ही बढ़ती हुई उम्र के साथ मेरी नज़र भी कमज़ोर होती जा रही है, क्या करें। तो आज मैं बाज़ार गया कोई नए चश्मे बनाने के लिए। अच्छा, अब दुकान के जो मालिक हैं जानने वाले हैं, काफ़ी उनके साथ पहले भी उनसे काम किया है हमने, और वैसे तो वो बड़े खुश मिजाज और ऑप्टिमिस्टिक किस्म के बंदे होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक ये मैंने सोचा नहीं था, ये ऐसे ही हो गया, नेचुरली हो गया। ये ऑप्टिकल इल्यूजन तो नहीं, अभी वो आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। तो आपने जो भुला दिया, मैं क्या सॉरी, मेरे पास भी नोट्स हैं, मैं ड्रामा कर रहा हूँ। तो बेसिकली नॉर्मली तो बड़े खुशमिजाज होते हैं, लेकिन आज ना उनकी आंखों में आंसू आए, तो मैंने देखा, मैंने ले गया, बकायदा ऑलमोस्ट रो पड़े। और वो क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनकी इंपोर्ट की जो LC होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो खोलने से इनकार कर दिया है। और चुनाचे जिन मटेरियल्स की ज़रूरत है, जैसे फ्रेम्स हो गए, लेंसेज हो गए वगैरह, वो पाकिस्तान आ नहीं सकते। कारोबार कैसे ऐसे चलेगा? अच्छा, जो मौजूदा जो LCs इनकी हैं उन पर रकम की अदायगी नहीं हो रही, तो जो जिनके पैसे इन्होंने देने हैं मुख्तलिफ जो सप्लायर्स है दुनिया में, वो बार बार इनको तंग कर रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, जो जायज़ बात है, जाहिर है। अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट या LC होता क्या? आसान अल्फाज में ये गारंटी होती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरी पाकिस्तान में अद्वियात की फैक्ट्री है और शाहजेब आप जर्मनी में रॉ मटेरियल्स के सप्लायर हैं। अब आप मुझे नहीं जानते, मैं आपसे कुछ ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो आपको एक गारंटी चाहिए कि यार मुझे पैसे मिलेंगे और बर वक्त मिलेंगे। अब मेरी गारंटी तो आप नहीं लेंगे, आप मुझे आपको जानते नहीं है ज़रार कौन है, तो बैंक इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट, और अगर वो डिफॉल्ट करता है तो मेरा ख्याल है कि बैंक को फिर पे करना होता है। तो एक जमानत है, एक गारंटी है, और इस गारंटी के बगैर मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी तिजारत मुमकिन ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पुराने चश्मों से गुजारा कर लो, लेकिन बात चश्मों तक महदूद नहीं है। इस वक्त इत्तलात के मुताबिक 400 से ज़ायद कंटेनर कराची पोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिनमें लहसुन, अदरक, प्याज, मुख्तलिफ मशीनरी, इस तरह की चीज़ें हैं, और वो आगे रिलीज नहीं हो रहे क्योंकि पेमेंट के लिए डॉलर नहीं। अच्छा, इसमें ये कुछ नहीं है। अच्छा, कैसर वहीद साहब हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। मैं BBC पे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, BBC ने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी एंटीबायोटिक दवाओं की तैयारी का जो रॉ मटेरियल है वो हमारा 10 से 15 दिन हो गए हैं कंसाइनमेंट, वो पोर्ट पे पड़ा रहा, और LC खुली हुई थी, मैंने पूरी रकम बैंक में जमा करा दी, लेकिन बैंक ने कहा सर डॉलर नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ से पे करूँ। अच्छा, उसकी वजह से ये है कि आपको पता है रॉ मटेरियल एक सर्टेन टेम्परेचर ही बर्दाश्त कर सकता है, तो बकौल कैसर वही साहब के आधे से ज़्यादा माल जो है वो ख़राब हो गया, और फिर जो डैमरेज चार्जेस हैं वो भी आपके भाई ने दिए। अच्छा, इससे महंगाई में भी इजाफा होता है। अब जैसे एक छोटी सी बात करते हैं, जैसे प्याज की बात है, प्याज की कंसाइनमेंट वहाँ पे पड़ी हुई है, उसका भी किराया चढ़ा होता है, टर्मिनल चार्जेस होते हैं, शिपिंग चार्जेस होते हैं, और जाहिर है कि जो माल बेचेगा बाजार में वो ये नुकसान अपने ऊपर नहीं लेगा, वो आपको अदा करनी पड़ेगी, मुझे अदा करनी पड़ेगी, वो सबको अदा करनी पड़ेगी। तो ये कहाँ हम जा रहे हैं? क्या मामलात वाकई इतने ही गंभीर हैं जितने लग रहे हैं? हमने आज शो पर दावत दी है जुबैर मोतीवाला साहब को,
प्रोमिनेंट बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्री, साबिक सदर भी रहे हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को। जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये तो काफ़ी एक डूम्सडे किस्म का सिनेरियो लग रहा है, और जाहिर है कि मीडिया में हमें डूम्सडे वैसे ही अगर आ भी नहीं रहा होता तो हम वैसे ही ले आते हैं। क्या मामलात वाकई इतने ख़राब हैं? क्या सारी एलसीज बंद हैं या ये कुछ सिलेक्टिव है? देखिए, कस्टम के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसमें 84-85 चैप्टर जो है उसको उन्होंने बंद किया है, और उसको बंद करने की वजह यह है कि उसमें बहुत सारी लग्जरी आइटम्स भी हैं, लेकिन कुछ इसमें एसेंशियल्स भी हैं। अब जैसे आपने चश्मों की बात की है, वो शायद उसमें आते होंगे, और कई ऐसी चीजें हैं जो कि मशीनरी के पार्ट्स हैं, वो आ गए हैं। फिर हमने उसको शॉर्ट लिस्टिंग भी की, एक कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने, और उसके अंदर मैं भी उसका पार्ट था। फिर हमने उसको शॉर्ट लिस्टिंग की कि भाई ठीक है, 84-85 चैप्टर में ये वाली चीजें आप अलाउ कर दें, फिर और को ना करें। इसके बाद उन्होंने ये भी बहुत लंबी है, इसको कम करें, फिर हमने इसको और भी कम कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम समझने का ये है कि इस वक्त डॉलर्स नहीं है। हमारे पास डॉलर नहीं है, हम ये बात करें वो बात करें, 84-85, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास $7 बिलियन हैं, और इस $7 बिलियन से जो हमारी जो है ना 5 हफ्ते की या 6 हफ्ते की जो है इम्पोर्ट के बराबर है, जिसके लिए हम इसेंशियल्स के लिए रखे हुए हैं। गवर्नमेंट, अगर मैं भी गवर्नमेंट में होता तो शायद मैं भी यही करता कि जो है ना उसको जो है ना आपने जो इम्पोर्ट्स, अगर खुदा ना खास्ता एक्सपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम आता है या इम्पोर्ट्स को बढ़ जाती हैं, तो हमने उसको इसेंशियल्स के लिए रखा हुआ है। लेकिन उससे हमारा काम सारा रुक गया है। आपने मेरा एक इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं आई एम आल्सो द चेयर CEO ऑफ TDAP, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके हवाले से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरा जिम्मा है कि मैं एक्सपोर्ट बढ़ाऊं पाकिस्तान में और ट्रेड को ठीक करूं। अब उसके करने के लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे एक्सपोर्टर्स आते हैं और ये कहते हैं हमारी LC रुक गई, हमारा रॉ मटेरियल रुक गया, हमारा मशीन का पार्ट रुक गया, हमारी मशीनें बंद हो गई, हम कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हम ये जब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो है ना उसमें इसलिए नहीं हो रहा कि रिसेशन है, ये वर्ल्ड वाइड रिसेशन है, अमेरिका में रिसेशन है। मैंने फिर पिछले हफ्ते उनको बना के भेजा कि बांग्लादेश ने पिछले महीने में 10.9% ज्यादा एक्सपोर्ट किया है बनिस्बत मंथ ऑन मंथ। अच्छा जुबैर साहब, सॉरी आपकी बात काटने के लिए माजरत, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आपसे गुफ्तगू हो जाएगी। जुबैर साहब, अब मसला ये है कि हम तकरीबन अपने तमाम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, फिर वो यहाँ पर प्रोसेस होती हैं, कुछ लोकल मार्केट में सेल होती है जैसे कि अद्वियात, कुछ फिर दोबारा एक्सपोर्ट होती है। इस तरह से मईशत का पहिया चलता रहता है। अब क्योंकि LCs पर को ब्लॉक किया हुआ है, पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, तो ये प्रोसेस ही रुक गया है। तो माना कि मतलब डॉलर हमें बचाने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डॉलर हमारे पास है भी नहीं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन इससे क्या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा? क्योंकि इस तरह तो लगता है कि पूरी जो आपकी जो ट्रेडिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो ही पॉज पे आ जाएगा। देखिए, यही एक विशियस सर्कल क्रिएट हो रहा है। हम जो है ना क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट की अगर हम चीजें नहीं मंगवाएंगे तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारे पास डॉलर कम होंगे, तो वी विल बी फर्दर फिक्स में चले जाएंगे। इंपोर्ट्स तो हमारी कम होंगी नहीं, क्योंकि हमारी एसेंशियल इंपोर्ट्स तो आप रोक नहीं सकते। आप देखें, हमारा 1/3 ऑफ आवर इंपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन ईदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एडिबल ऑयल, grains and so forth and so on, which are very essential, which are about $25 to $30 billion। उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप इनको कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपके पास तो डेफिसिट अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। 60% ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर इंपोर्ट्स, which is $18 billion। आप इसको सारे को जब आप हिसाब करते हैं तो यू एंड अप इन गेटिंग $15 billion डेफिसिट एनी हाउ। दैट मीन्स हम जो है ना ब्लीड कर रहे हैं बाई $15 billion एवरी ईयर। तो हमारे पास कोई प्रोग्राम होना चाहिए। डार साहब को हम सब जानते हैं, इज अ डूअर। मैं उनसे दरखास्त ये करता हूँ आपके तवज्जुह से कि आप कोई प्रोग्राम दे। लोग जो है ना इस वक्त जो परेशानी वो ये है कि उनको ये पता ही नहीं चलता। बैंक वाले ये बताते नहीं है कि आपके 15 दिन के बाद हम LC खोल देंगे, लेकिन सारे पेट्रोटिक पाकिस्तानी हैं। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट वी आर हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम, और डिफिकल्ट टाइम्स में हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन पाकिस्तानी नहीं होते, हम समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त तकलीफ में है, तो पाकिस्तान जो है ना उसके लिए हम कुर्बानी देने को भी तैयार है। लेकिन देयर हैज टू बी अ प्रोग्राम। ये जी हमने ये $50,000 की LC उन्होंने खोली थी, वो भी अब जो है बिल्कुल स्लो डाउन हो गई है। एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में हम थोड़ी LCयां खोल रहे हैं और इसेंशियल्स पे खोल रहे हैं। इसके अलावा सोलर के पैनल भी नहीं आ रहे। तो हमें इन चीजों के लिए मेरा उनसे गुजारिश है कि देखें, इस जो ये इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, हर एक आदमी जो एक ही सवाल पूछता है, क्या होगा क्या होगा। ये जो क्या होगा वाला सवाल है, इसको इनको एड्रेस करना चाहिए। ये ठीक है जी, हम 1 महीने तक नहीं करेंगे,
अगले महीने की 1 तारीख से जनवरी 1 से आप जो है ना इस ये वाली एलसीज आपकी ऑन हो जाएंगी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। दूसरी बात ये है कि हमारा जो होम रेमिटेंसेस हैं वो भी आ रहे हैं। इन तीनों चीजों को कुछ हम करके बजटिंग करके हमको लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि दिस इज अ टेम्परेरी। अच्छा जुबैर साहब से अभी बात काट रहा हूँ, देना बिल्कुल चाहिए। आपका यकीनन रब्ता हुआ होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, इसाकदार के साथ, मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन है, क्योंकि अगर सबका इतना बड़ा मसला है तो जाहिर है उन्होंने अपनी कंसर्न्स कन्वे तो की होंगी। अगर ऐसा हुआ है तो क्या कोई जवाब मिला है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम आने वाले दिनों में पेश किया जाएगा? मैं डार साहब से जो आखिरी मुलाकात हुई उसमें ये मैंने इनसे कहा कि अब हमारे पास पैसे नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बहुत सारी बातें करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा जिसको $50,000 या इससे नीचे वाली एलसी है उसको खोल दें। बोला ठीक हो गया, आप कर दो, मैं सुबह स्टेट बैंक को फोन कर दूँ। और एनी फोन और ये काम भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो है फर्दर कोई ऐसे नोज टाइट हुए, कुछ ऐसा हुआ है जिसके अंदर ये $50,000 में भी कदम आते हैं। खुल रही हैं एलसियां, छोटी एलसियां खुल रही हैं, लेकिन कोई एलसी 10,000 वाली भी रुक जाती है। ये जो मैसेज जो जा रहा है, अब देखिए आप ये देख लें, आप यू नो बेटर कि 5,000 और 50,000 के बीच की जो एलसियां होती हैं वो बहुत ज्यादा नंबर के लोगों की होती हैं, लेकिन इससे ऊपर वाले लोग कम होते हैं। तो कम लोगों को हम समझा सकते हैं कि तुम बेयर करो, उसको सीधा करो, लेकिन इनको जो है ना, जो हमारे लिए मुश्किलात भी उनकी ज्यादा होती हैं। जैसे आपने अभी जो कहा कि वो रो पड़े, तो इसी तरह से नहीं कि एलसी को बहुत बड़ी नहीं होगी। आई बिलीव कि इनके जो पेमेंट्स होंगी वो डेफिनेटली 50,000 से अंदर की होंगी। तो इन पेमेंट्स को हमको कर देना चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल बहुत नाजुक है, और इससे जो है ना एक्सपोर्टर्स का जो है ना वो मोराल जो है वो नीचे जा रहा है, और वही समझ रहे हैं कि हमको पता नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट नहीं मिलेगा। प्लस हम दुनिया में जो मैसेज भेज रहे हैं कि जी हमारे यहाँ एलसी नहीं खुल सकती, ये जो मीडिया इतना जबरदस्त सारी दुनिया के अंदर खबरें पहुंचाता है, तो हमारे बायर्स को भी ये खबरें पहुंचती हैं कि वहाँ तो एलसी नहीं खुल रही, तो कल को क्या होगा, हमारी शिपमेंट होगी कि नहीं होंगी, तो वो भी अपने डेस्टिनेशन को डाइवर्ट करते हैं। और ये बहुत बड़ा नुकसान है जो परमानेंट तौर पर पाकिस्तान को हो सकता है। तो आई मीन थिंग्स आर नॉट गुड, बट वी हैव टू बियर विद दिस, और हमको जरूर कोई ना कोई कंसोलिडेशन प्रोग्राम बनाना चाहिए। फिर हमको ये देखना चाहिए, मेरी नजर में अगर आप मुझे ये पूछें कि क्या करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि क्विक फिक्स का ये है कि डॉलर के रेट वैसे ही बाजार में 20 रुपए 25 रुपए ज्यादा है बैंक रेट से। तो अगर मैं जितना भी पेट्रोटिक पाकिस्तानी हूँ, मैं अपनी फैमिली को भेज रहा हूँ, और अगर $1,000 भेजने वाला आदमी हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि 20-22 हज़ार रुपये मेरी फैमिली को ज्यादा मिलता है अगर मैं दूसरे तरीके से भेज, तो वो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, और वो उसकी बाजार और तेज होती है, डिफरेंस और बढ़ता है। तो मेरा मशवरा ये है हुकूमत को कि जिसको आप एक अलग रेट फिक्स कर दें। होम रेमिटेंसेस के लिए आप 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए का कोई फर्क हो जो आप मुनासिब समझते हो, वो उनकी होम रेमिटेंसेस पे आप उनको ज्यादा दे दें। आपके पास बहुत सारा 3-4-5 बिलियन का एक विंडो खुल जाएगा, और उसके अंदर जो है ना आपको आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसको मीडियम टर्म के अंदर चाइना से बात करनी चाहिए हमें। हम सीपैक के अंदर उनके साथ हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा, आपके तवज्जो से भी कहता हूँ कि देखिए हम चाइना से कोई 18 से 20 बिलियन डॉलर जो है ना इम्पोर्ट करते हैं, और सिर्फ $3 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि चाइना $2.2 ट्रिलियन की इम्पोर्ट करता है अपनी दुनिया से, और हमारा हिस्सा सिर्फ $3 बिलियन उसको हम, और $20 बिलियन के हम इम्पोर्ट करते हैं। मेरा उनसे कहना यह है कि हर वो आइटम जो $1 बिलियन या ज्यादा की पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस आइटम की डेफिनेट मार्केट $1 बिलियन की सेल्स की पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि वो इंपोर्ट हो रहा है। हम उनसे ये कहें कि आप हमारे दोस्त हैं, आप उस फैक्ट्री को यहाँ ला के लेके आए, इसको यहाँ मैन्युफैक्चर करें, और तो हमारे पास ये जो $1 बिलियन है उसका अगर आप समझें 400 मिलियन का उसका रॉ मटेरियल है, तो वी वुड सेव दिस $600 मिलियन। प्लस इसके अंदर ये होगा कि वो रीजन की जो एक्सपोर्ट होगी उस कमोडिटी की, वो चाइना यहीं से करेगा, क्योंकि दैट विल सेव द कॉस्ट, और आपके लॉजिस्टिक्स से खर्चे बच जाएंगे। तो हम इंपोर्ट काटेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, करेंगे। जुबैर साहब बिल्कुल 100% मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बहुत अच्छा प्लान है। मसला सिर्फ एक है कि ये जाहिर है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म का प्लान है, इसको अमल में लाने के वक्त है। शॉर्ट टर्म में आपको क्या नज़र आ रहा है कि यही होगा कि जी हम चीखें निकलेंगी, फिर हम जाएंगे सऊदी अरब या हम जाएंगे चीन, कोई रीस्केड्यूल कर देगा, कोई डिपॉजिट कर देगा, और हम बड़े खुश होंगे, फिर 3 महीने बाद हम दोबारा उसी। तो इस तरह कंपनी कब तक चलती रहेगी? जी, और क्या इसी तरह चलती रहेगी? पाकिस्तान उस वक्त भी चला जब बेनजीर की पहली हुकूमत आई, तो वी हैड $300 मिलियन ओनली, $0.3 बिलियन का हमारा रिजर्व था, उसमें भी पाकिस्तान चला। तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। दूसरी, अगर आप पेमेंट्स की बात करते हैं तो 2 तरह की पेमेंट्स होती हैं।
एक वो पेमेंट्स हैं जो हमारी बायलैटरल कंट्रीज को देने के हैं, वो कोई 60-62-65 बिलियन डॉलर्स हैं। बाकी जो हमारे हैं वो लैंडिंग एजेंसीज के हैं। वो सबसे जो मेन हमारा जो पेमेंट्स का जिसके सबसे बड़ा खतरा है वो हमारे बॉन्ड्स हैं, जो हमको इनकैशमेंट देनी होती है, दुनिया में हमने कमिटमेंट की हुई होती है। वो हमने $1 बिलियन की हमारी पेमेंट थी, जो हमने 5 दिसंबर को इंटरेस्ट से समेत हमने पूरी की पूरी दुनिया को अदा की। ये तो हमने उसको प्रूफ किया कि पाकिस्तान इज गोइंग टू स्टे एंड वी हैव पेड यू। हमारा इस वक्त जो मेच्योरिटी थी वो इसकी आ रही थी। अब जो मेच्योरिटी है मेरे ख्याल से अगले पूरे साल में कोई भी नहीं है, शायद इट विल टेक 13 महीने 14 महीने के बाद दूसरे बॉन्ड्स हैं। हमारे टोटल $9 बिलियन के बॉन्ड्स हैं, उसमें से $1 बिलियन की आपको मेच्योरिटी की पेमेंट कर दी वर्ल्ड दुनिया के फोरम पे, और इसके बाद वो प्रूफ भी कर दिया। इसके बाद अब $8 बिलियन है, वो अभी फिल फॉर पेमेंट्स नहीं है उसकी। इसलिए इसीलिए मैं कहता हूँ डिफॉल्ट पाकिस्तान अगले साल पूरे में नहीं कर सकता, इसलिए हमारा बॉन्ड की पेमेंट नहीं। बॉन्ड जो डिफॉल्ट की जो बात करते हैं और उसकी बात करते हैं हमेशा उसके लिए करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना उसके अंदर चला गया है, तो बात करते हैं बॉन्ड की प्राइस की। हमारा जो सॉवरेन गारंटी वाला जो बॉन्ड हमने फ्लोट किए हैं यूरो में डॉलर्स में, उसकी जो पेमेंट्स होती हैं वो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान पेमेंट नहीं कर सकेगा, हमारे पैसे डूब जाएंगे। वो डिफॉल्ट वाला मामला है। इसके बाद हम IMF और वर्ल्ड बैंक और जितनी लैंडिंग एजेंसीज हैं उनके साथ हम बैठ के बात कर सकते हैं कि ऑल्दो वी आर लेट, ये हमारे मसाइल हैं, लेकिन साथ ही हमको देखें कभी आप किसी के पास भी जाएंगे तो बैंकिंग में एक इस्तिलाह है, आपको पता ही होगा कि वो है कि एबिलिटी टू पे। अगर आपको छोटे से छोटा आदमी भी जब फिजिबिलिटी लेके जाता है बैंक के पास कर्जा मांगने, तो बैंक उसको देखता है और कहता है कि ये आपकी एबिलिटी टू पे नहीं बनती, आप इसमें 10 लाख रुपए कमाएंगे, इसमें आपके घर का खर्चा। सॉरी जुबैर साहब, बिल्कुल हमें भी एक फिजिबिलिटी प्लान देना चाहिए। दुनिया को वक्त कम था तो हम पूरी बात मुकम्मल नहीं कर सके। हम पहले बात कर रहे थे कि हमारी इकॉनमी जिस तरह से सिंक कर रही है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से, इस वक्त हमारी जब भी बात होती है पाकिस्तान में जो लोग फ़ैसले कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो बार बार हमें यही सुनने को मिलता है कि हमारी नज़रें हैं 3 ममालिक पर जो हमें कुछ रिलीफ़ देंगे, कुछ कैश देंगे। उसमें पहला चीन, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा मुत्तहदा अरब अमारात। हम मकरूज़ हैं इन तीनों मुल्कों के, हमारे बड़े अच्छे बरादराना करीबी ताल्लुकात हैं और हमारा तकरीबन इस वक्त भी सारा इन्हिसार इन्हीं 3 मुल्कों पर है कि वो पैसे देंगे तो मामला चलेंगे। पिछले 1 हफ़्ते में एक ख़ासी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है ख़ित्ते में, जो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के लिए ख़ासी तसल्ली का बायस होगी, और वो था चीन के सदर शी का सऊदी अरब का दौरा। काफ़ी हाई प्रोफाइल विज़िट था। दोनों मुल्क हमारे दोस्त हैं और इस दौरे में कई मामलात पर बात हुई। ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात हुई, टेररिज्म पे हुई, स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात पे हुई। इस दौरे पे ज़ाहिर है कि ईरान में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमेरिका भी इसका बग़ौर जायज़ा ले रहा है, क्योंकि काफ़ी मुल्क ये देख रहे हैं कि शायद एक नई रीअलाइनमेंट होने जा रही है ख़ित्ते में। सऊदी अरब जो है रिवायती तौर पे अमेरिका का बड़ा इत्तेहादी रहा है, और जो अमेरिका की मिडल ईस्ट पॉलिसी थी उसका एक बड़ा अहम सुतून रहा है। अमेरिका के जो 3 मफादात हैं मशरक़ वस्ता में, वो इज़राइल, सऊदी अरब और ईरान को कंटेल करना, और ज़ाहिर है कि तेल का सारा मामला। तो ये हम जानते हैं कि सऊदी अरब तेल पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है और चीन तेल इंपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो तेल पे बात हुई है। दोनों मुल्कों में पहले से जो ताउन चल रहा है उसके मुताबिक कोई $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब पहले ही कर रहा है चीन में, पेट्रोकेमिकल्स में और रिफाइनरी में, और इसको अब मज़ीद आगे ले जाने की बात हो रही है। तो आप दोनों की भी नज़र है इस ख़बर पे। आप ज़रा बता रहे थे कुछ यमन के हवाले से और हूथियों के हवाले से। देखिए, पहले तो जो एलामिया जॉइंट कम्युनिके आया है, इन सब ने जो साइन किया है, उसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अच्छा, ये जॉइंट कम्युनिके सऊदी अरब और चाइना का एक अलग जारी हुआ है, और ये जो जॉइंट कम्युनिके जिसमें ईरान स्पेसिफिक, ये जो सरबरा कॉन्फ्रेंस हुई है 16 मुल्कों के नुमाइंदों की, जिसमें गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 अरकान के अलावा बाकी ममालिक भी शामिल हैं, अरब लीग के मेंबर्स। तो एक बड़ी समिट है। तो ये हाँ सिर्फ सऊदी और चीन नहीं है, बल्कि अरब मुल्क और चीन। देखिए, अरब मुल्क का मौक़िफ़ तो हमें ईरान के बारे में हमें पहले से पता है ना। चीन ने इसके ऊपर साइन किया है, वो मेरे लिए अहम है। अब वो सिर्फ सऊदी अरब के साथ हो या मिस्र के साथ हो, उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यमन की बात की है कि जी वहाँ पर बिल्कुल सेटलमेंट होनी चाहिए, और जो दहशतगर्द हमले
और ये कोट कर रहा हूँ मैं, जो हुसियों ने किए हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात पे और सऊदी अरब पर, उसकी कॉन्डेमनेशन हुई है। अच्छा, ये भी किया है कि जो प्रेसिडेंट यमन का जो जिनको सऊदी अरब मानते हैं उसको भी तस्लीम किया है। फिर ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बात हुई है और इस तरह की भी बातें हुई हैं। अच्छा, अब ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले साल ही, इनफैक्ट मेरे ख्याल मार्च 2021 की बात है शायद, आपको याद होगा कि ईरान और चीन के बीच एक बहुत ही बड़ा मुआहदा हुआ था जो 25 साल का एक प्लान है। और कितनी फिगर थी वो सर इसकी? $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है ऑयल में। अच्छा, मज़े की बात ये है, ऑयल में, हाई टेक में, एनर्जी के बाकी शोबों में, और सबसे बड़ा जो इस वक्त ख़रीदार है ईरानी तेल का चाइना है। ज़ाहिर, सऊदी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है वो भी चाइना है। और अब ये जो अचानक से ये जो एलामिया आया है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे यूएई के वली अहद और सऊदी अरब के वली अहद की मुलाकात हुई और उसका मुश्तरका एलामिया है। मतलब उसकी जो ज़बान है जी उस पर मुझे हैरत है। उसमें खुल के कहा गया है 1971 से 3 जज़ायर जो हैं आबना हुरमुज़ में, तुम्बे अकबर, तुम्बे असगर और अबू मूसा, ईरान ने रज़ा शाह पहलवी ने फौजी भेज के उन्हें ले लिया और कहा जी ये तो अटूट अंग है। यूएई का उस पर क्लेम अभी तक बरकरार है। इस एलामिया के हिसाब से चीन ने यूएई के मौक़िफ़ की है और इस तनाज़े को बैनुल अक़वामी क़वानीन की रोशनी में बातचीत से हल करने पे जोर दिया है। ये अच्छा, मुझे याद आया स्पार्टले आइलैंड्स बहरा जनूबी चीन में आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला किया था चीन के ख़िलाफ़। चीन ने कहा कि हम नहीं मानते। अच्छा, जौहरी प्रोग्राम में जो है, चीन और बाकी ममालिक ने ये कहा है कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मुकम्मल ताउन करे और ईरान ने हाल ही में जौहरी अफजूदगी का तनासुब बढ़ाने का ऐलान किया है। फिर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है ना कि इलाकाई अमन के मुनाफी सरगर्मियों से परहेज़ किया जाए, दहशत गर्द फ़िरका वाराना और गैर कानूनी मुसल्लह तंजीमों की हिमायत बंद की जाए, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के फैलाव को बाकायदा बनाया मतलब 100% ईरान स्पेसिफिक और ईरान स्पेसिफिक, सऊदी अरब और यूएई की ज़बान इस्तेमाल की। बात इसमें यह है कि अच्छा, एक इसमें मैं तस्हीह करता चलूँ, ये जिस तरह का एलामिया है, उसकी जो लैंग्वेज है, उससे बिल्कुल ये तासुर मिलता है कि जैसे चीन अब अरब ममालिक को प्रायोरिटी पे रख रहा है। हाँ। लेकिन पिछले 2 दिन में चीन के वाइस प्रीमियर जो हैं वो ईरान के दौरे पे गए हैं और कुछ बैक पैडलिंग भी हुई है। उन्होंने एक बहुत ही वाज़े बयान दिया है कि नहीं, ईरान की सालमियत को जो है वो चीन उसकी रिस्पेक्ट करता है और अगर ये तासुर जा रहा है कि हम इस डिस्प्यूट में खड़े हो जाएंगे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट है। बिकॉज देखिए ईरान की तरफ से रिएक्शन आया, उन्होंने पहली बार तेहरान में चीनी सफीर को तलब किया गया कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर दफ्तर खारजा, चीनी दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है उनका ये बयान आया और यही बातें हैं और फिर ये विजिट आया। पता है चैलेंज क्या होगा चीन को? ठीक है, अब चीन एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है, पहले भी था लेकिन पहले कदरन उनका जो इन्फ्लुएंस था वो महदूद था, राइट। अब अगर आप मिडिल ईस्ट जैसी जगह में दाखिल हो रहे हो जहां पर जद्दी पुश्ती की दुश्मनी है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इसमें फंस ना जाओ। ठीक है, चाइना का इंटरेस्ट तो बड़ा क्लियर है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक आउटरीच, यूनाइटेड नेशंस में एलाइज चाहिए आपको, बिजनेस, कारोबार, तेल, ताइवान पे हिमायत चाहिए, ऑल ऑफ दैट क्लियर है। क्या वो ये हासिल कर सकते हैं यार? मुझे और लोकल सियासत में बड़ी विजिबल शिफ्टिंग देखो मुझे नजर आ रही है, इसलिए कि तुम याद करो जुलाई में जब जो बाइडन आए थे रियाद, तो उनका कितना ठंडा इस्तकबाल हुआ था। और अच्छा, वो भाप गए थे कि ये रीअलाइनमेंट हो रही है, ये बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। तो जो बाइडन के अल्फाज हैं कि अमेरिका जो मिडल ईस्ट है उसमें सलामती का खला नहीं छोड़ेगा और हम चीन, रूस और ईरान को ये खला नहीं भरने देंगे। जबकि खुल्लम खुल्ला ओपेक प्लस रशिया के साथ वो जो माहिदा हुआ कि 2 मिलियन बैरल की पैदावार में कमी, उस पर खुल के क्लैश हुआ ओपनली पहली बार सऊदी अरब और अमेरिका का, और एक दूसरे को जो उन्होंने सुनाई है। उसके बाद बरक्स शी जब पहुंचते हैं रियाद और उनका जिस तरह एक एम्परर का इस्तकबाल होता है, तो यार ये अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है ना कि भाई साहब बिल्कुल
देखिए ये तो इशारा भी नहीं है, अमेरिका आप की बंदे जो के घर के सामने लाउड स्पीकर के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका की जो मशरक़ वस्ता में जो अहमियत अब नीचे होती जा रही है, ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है और वाशिंगटन भी ज़ाहिर है बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहा है। अच्छा, हमारे लिए इसकी बड़ी मज़ेदार इम्प्लिकेशन है ना कि हम जहाँ पे खड़े हैं, एक मकरूज़ मुल्क चीन की तरफ हम देख रहे हैं, सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं, अगर हमारे दोनों ये ब्रादरम मुल्क एक कड़ी बन जाए तो हमारी उम्मीदें और बढ़ती हैं कि छोटों का भी भला हो जाएगा, छोटों का भी भला हो जाएगा, क्योंकि हमारे भी सेंटिमेंट्स जो हैं जो अमेरिका के लिए हैं वो बहुत मैसिवली चेंज हुए हैं पिछले 10 साल में। और सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान साहब जो विजन लेके चल रहे हैं 2050 वाला, वो और BRI को मिलाने की बात हो रही है। तो अच्छा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो दोनों मुल्क चीन और सऊदी अरब कहते हैं कि जी हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे एक दूसरे के, आप भले सरकलम करते रहें, हम भी लोगों को एग्जीक्यूट करते रहें, उस पर कभी कोई मसला नहीं होगा, वीगर्स पे बात नहीं होगी, लेकिन हमारा जो माली मफाद है वो हम साथ लेके चलेंगे। तो इस लिहाज से कोई एक कॉमन ग्राउंड दोनों का, चाइना's बिजनेस इज बिजनेस, ऑप्टिमिस्टिक डिप्लोमेसी है ना। और ये जो प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी है, नई जनरेशन के जो आए हैं ना गल्फ में, ये वो जो पुरानी वज़ादारियाँ वगैरह थी वो उस चक्कर में नहीं है। वो कहते हैं यार सीधा सीधा है, ये चीज़ है, ये दाम है और ये हमारा मफाद है, ये आपका मफाद है, आइए बैठ के इस पे बात कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है 21st सेंचुरी की पॉलिटिक्स यही है। वेल रियल पॉलिटिक्स यही होती है। 2023 में ये चीज़ें बाज़ाहिर लग रहा है कि और क्लियर होंगी कि तर्क ताल्लुकात है ईरान के साथ, कूलिंग ऑफ है या नहीं। मतलब अल्फाज तो कोई भी बोल सकता है ना, एक्शन नहीं, कोई किसी के साथ तर्क ताल्लुकात नहीं करता, सिर्फ यूं से यूं हो जाता है। ऐसा ही। चलो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।